हेलो बच्चों। आज के इस भाग में हम आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 में संकलित भाषा, साहित्य एवं व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं एवं साहित्य एवं व्याकरण क्या है। तो पाठ आरंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाषा क्या है। बच्चों, संसार के सभी जीवों में केवल मानव ही एक ऐसा जीव है जो अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा बोलने की क्षमता रखता है। क्योंकि अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा उनके भावों को समझने के लिए भाषा ही एक सहारा मात्र होता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों व भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचारों के और भावों को सुनकर या पढ़कर हम समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ चित्र अंकित हैं। पहले चित्र में दो व्यक्ति आपस में अपने मन को के विचारों को कैसे प्रकट कर रहे हैं, बोलकर। तो दूसरे चित्र में एक छात्रा अपने परिजन को अपनी कुशलता के बारे में कैसे बता रही है, लिखकर। इसी प्रकार कभी कभी हम संकेत द्वारा भी अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस का पर खड़ा आदमी अपने संकेतों द्वारा ही पूरे ट्रैफिक का संचालन करता है, लेकिन हमेशा संकेतों द्वारा ही भावों का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता। इस कारण से भी भाषा का जन्म हुआ है। तो अब समझते हैं और ध्यान देते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। सीधे शब्दों में हम इस तरह से समझ सकते हैं भाषा को कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है और जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित कथित मतलब कहकर कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरे के भावों को भी समझ सकें, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब बच्चों समझते हैं कि भाषा का स्वरूप क्या होता है। अब तक हमने समझा कि भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, भाषा का के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। बच्चों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय के बाद हुआ। इस कारण से सबसे पहले समझते हैं कि मौखिक भाषा कहते किसे हैं। भाषा का वह रूप जो मुख से बोला और कानों से सुना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा किसे कहते हैं, भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम अपनी बातों व विचारों को लिखकर पढ़कर दूसरों तक पहुंचा सकें, उसे हम क्या बोलते हैं, लिखित भाषा। बच्चों, लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोकर रख पाना भी संभव हो पाया है। इस कारण से भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब समझते हैं भाषा के स्वरूप के बाद बोली और उपभाषा। सबसे पहले समझते हैं बोली किसे कहते हैं। किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में ये बोली जाती है। बोली भाषा का एक अल्प विकसित रूप होता है। इसका प्रयोग बोलचाल में ही किया जाता है। इसमें कोई भी साहित्यिक रचनाएं नहीं की जाती, मतलब इसमें कोई भी ग्रंथ या साहित्य नहीं लिखा जाता और इसे सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती। हिंदी की बोलियों में लोक कथाएं और लोकगीत भी मिलते हैं। बच्चों, यहाँ पर नीचे कुछ भाषा की प्रमुख बोलियां दिए रखी हैं। मुख्य भाषाएं हैं 5 प्रकार की हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी। और इनकी बोलियां भी हर हिंदी की अलग अलग हैं। जैसे पूर्वी हिंदी में बोले जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां हैं ब्रिजभाषा, हरियाणवी और खड़ी बोली। पहाड़ी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। बिहारी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी। और राजस्थानी हिंदी में बोली जाने वाली बोलियां हैं मेवाती, मेवाड़ी, जयपुरी और मारवाड़ी। बोलियों को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि उपभाषा किसे कहते हैं।
जब बोली किसी प्रांत के छोटे से क्षेत्र से विस्तृत होकर एक बड़े भूभाग अथवा किसी प्रांत में बोली जाए, तब वो किसका रूप ले लेती है? उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। और इस उपभाषा में लघु कथा, कहानी व कविता मतलब साहित्यिक रचनाएं लिखी जाती हैं। अवधी, ब्रिज और राजस्थानी बोलियों का क्षेत्र धीरे धीरे काफी विस्तृत हो चुका और इसमें कई प्रकार का साहित्य भी मिलता है। जैसे आप सभी महाकवि सूरदास जी को जानते ही हैं, इसी तरह तुलसीदास जी को भी आप सब लोगों को नाम ज्ञात होगा। तो ये जो बोलियां हैं, इन लोगों की जो व्रज भाषा या अवधी भाषा की जो बोलियां हैं, उसमें साहित्य रचा जाता है। इस प्रकार जब उपभाषा का क्षेत्र विकसित होकर एक विस्तृत आकार ले लेता है, तब वे भाषा का रूप ग्रहण कर लेता है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि संविधान में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन-कौन सी हैं। बच्चों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मराठी, नेपाली, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, मैथिली, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, डोंगरी, बोडो, सिंधी, संथाली और असमिया। ये 22 भाषा हैं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब आगे समझते हैं। अब तक हमने समझा भाषा किसे कहते हैं, भाषा का स्वरूप क्या है, बोली किसे कहते हैं और उपभाषा किसे कहते हैं। अब समझते हैं लिपि, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, वो क्या है। बच्चों, भाषा को लिखित रूप प्रदान करने की विधि को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कि मतलब जब हम भाषा को लिखित रूप में लिखते हैं, तो उस विधि को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत भाषा की अलग लिपि है, तो हिंदी भाषा की अलग लिपि है। इस तरह से जो लिपि हैं, यहाँ पर आपको नीचे कुछ लिपि और उनकी भाषाएं दे रखी हैं। जैसे देवनागरी लिपि की जो प्रमुख भाषाएं हैं, वो कौन सी है? हिंदी। इसके अलावा मराठी भी है, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, कश्मीरी, बोडो भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही आती हैं। रोमन लिपि की प्रमुख जो भाषा है वो है अंग्रेजी। इसके अलावा इसके अंतर्गत जर्मन, स्पेनिश और फ्रांसीसी भी भाषाएं आती हैं। इसके बाद है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी के लिपि के अंतर्गत आती है पंजाबी भाषा और फारसी लिपि के अंतर्गत आती है उर्दू और इसके अंतर्गत एक फारसी भाषा भी आती है। इस प्रकार से हर भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। बच्चों, लिपि को समझने के बाद अब हम समझते हैं साहित्य व व्याकरण कि साहित्य क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। बच्चों, हिंदी साहित्य का विश्व में बहुत ही सम्मानित स्थान है और हिंदी भाषा में कविताएं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध के रूप में विशाल साहित्य संग्रह भी हमें मिलता है। और बच्चों, एक रोचक तथ्य भी यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 393 में अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। बच्चों, हिंदी बहुत ही सरल व वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिस कारण हिंदी भाषा का अनुवाद हम बहुत ही सरलता से किसी भी भाषा में कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं कि साहित्य क्या होता है और साहित्य कहते किसे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साहित्य कहते किसे हैं। विचारों के लिखित रूप का संग्रह ही साहित्य कहलाता है। कि हम अपने विचारों को जब या कोई भी विद्वान अपने विचारों को भिन्न भिन्न विधाओं जैसे कि कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि में लिखकर जन सामान्य के सामने जब प्रस्तुत करता है, और इन विचारों को लिखित रूप का संग्रह ही क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। बच्चों, साहित्य के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है गद्य साहित्य और दूसरा होता है पद्य साहित्य। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि गद्य साहित्य किसे कहते हैं। जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, तब वह गद्य साहित्य कहलाता है। और हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्यकार
आप सभी को मालूम होने चाहिए, जैसे मुंशी प्रेमचंद, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सभी की रचनाएं हमने यदा-कदा अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हैं। हिंदी की प्रमुख जो गद्य रचनाएँ हैं, जिसके अंतर्गत जो गद्य विधाएँ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। इसी तरह से जो दूसरा साहित्य है वो है पद्य साहित्य। अब पद्य साहित्य किसे कहा जाता है? जब साहित्यकार अपने विचारों को लय अथवा प्रभाव व तुकबंदी व गति-यति के द्वारा व्यक्त करते हैं। मतलब जब साहित्य में लयबद्धता होती है या गीतात्मकता होती है, तब वहाँ पे क्या कहलाता है? वह साहित्य क्या कहलाता है? पद्य साहित्य कहलाता है। और हिंदी पद्य साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, कबीर दास, सुमित्रा नंदन पंत, मीराबाई, इन सभी ये जो साहित्यकार हैं वो किस साहित्य से के अंतर्गत आते हैं? पद्य साहित्य में इन लोगों ने अपनी रचनाएं बहुतायत से लिखी हैं। बच्चों, अब समझते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, कि व्याकरण क्या है। बच्चों, व्याकरण वह साधन है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने के नियम को तय करता है कि किस भाषा में कौन सा भाषा शुद्ध रूप में बोली जाएगी, लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी या समझी जाएगी। व्याकरण में भाषा को मानक और व्यवस्थित बनाने का नियम होते हैं और जिनके प्रयोग से हम भाषा का शुद्ध व प्रभावशाली रूप में हम सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर हम बोलें कि सोहन ने गृह कार्य पूर्ण अपना किया, तो बात अटपटी लगती है, जो व्याकरण सम्मत भी नहीं है और ये अशुद्ध रूप है। लेकिन व्याकरण हमें सिखाती है कि किस तरीके से हम अपने वाक्य को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सोहन ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया, ये इसका शुद्ध रूप है। अतः वह शास्त्र जिससे हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, वे क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। बच्चों, व्याकरण को समझने के भी 3 भाग होते हैं, कि व्याकरण 3 भागों में विभक्त होती है: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि वर्ण विभाग क्या होता है। वर्ण, इसके अंतर्गत अक्षरों का उच्चारण, आकार और वर्णों के मेल से शब्द बनाने का नियम का ज्ञान होता है। और शब्द विभाग के अंतर्गत इसमें शब्दों के भेद, रचना, उत्पत्ति और परिवर्तन आदि से संबंधित नियमों का ज्ञान होता है। और वाक्य विभाग के इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से वाक्य रचना की जाती है और वाक्यों के भेद, उत्पत्ति और परिवर्तन आदि से संबंधित नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे हम आगे के अध्यायों में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पाठ में भाषा, साहित्य एवं व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें और समझें।